आखिर बहू की ऐसी हालत हो कैसे गई। बहू क्या वॉशिंग मशीन लगाने जा रही हो? कुसुम ने संजना को कपड़े का टब हाथ में पकड़े हुए देखकर कहा। हाँ मम्मी जी, संजना ने ड्राइंग रूम की बेडशीट उठाते हुए कहा। मेरे कमरे की चादर और मेरे कल की पहनी हुई साड़ी भी ले लेना, कुसुम ने टीवी को देखते देखते ही कहा। और भाभी, हमारी 2-3 ड्रेस भी हैं, वो भी ले लेना, नव्या ने बेफिक्री से मोबाइल चलाते हुए कहा। जी दीदी, कहने को तो कह दिया संजना ने, लेकिन एक बार तो मन चल ही गया कि जब से वो ब्याह कर आई है तब से रोज यही तो होता है। सासू माँ सुबह का नाश्ता करके टीवी पकड़ के बैठ जाती है और नंद रानी मोबाइल पकड़ कर बैठ जाती है, क्योंकि उसकी आजकल कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थी और छुट्टियाँ नहीं होती तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ससुर राम और पति गगन भी नाश्ता पानी करके दुकान पर, और संजना बैल के कोलू की तरह सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में ही जुटी रहती थी, क्योंकि काम भी 5 जनों का था। लेकिन जरा भी तरस नहीं आता इन माँ बेटी को संजना के ऊपर, और दोनों ही जब देखो तब बैठे बैठे हुक्म चलाया करती। संजना उन लोगों की बात भी नहीं काट पाती थी, क्योंकि माँ बाप ने यही सिखाया था कि ससुराल में सबको खुश रखोगी तभी खुश रह पाओगी, वरना सब लोग हमारे ही संस्कारों पे उंगली उठाएंगे। माँ बाप के संस्कारों पे कोई भी उंगली ना उठाए, और बस इसलिए वो बलि का बकरा बनती चली जा रही थी। जब से संजना ब्याह कर इस घर में आई, तब से पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर आ गई थी। यहाँ तक कि कभी कभी तो ये तक हो जाता कि उसको काम के चक्कर में नाश्ता करने का भी मौका नहीं मिल पाता और वो बिना नाश्ता किए ही रह जाती। फिर दोपहर का खाना भी सबको खिलाने के बाद ही खाने का प्रबंधन बना रखा था सासू माँ ने, और तब तक उसकी लगभग भूख समाप्त ही हो जाती, क्योंकि अगर आप भूख लगने पर ना खाएंगे तो जेठराग्नि शांत हो जाती है। इधर 10-15 दिनों से संजना बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी। उसको बारंबार महसूस होता कि उसके चक्कर आ रहा है और वह अपने को संभाल लेती। आखिरकार अचानक एक दिन चक्कर खाकर रसोई में गिरने ही लगी। ये तो कहो उस समय गगन अपनी चाय लेने रसोई में आया हुआ। क्या हुआ संजना? गगन ने उसको अपने मजबूत हाथों से थाम लिया। कुछ नहीं गगन, बस थोड़ा सा चक्कर सा आ गया। संजना ने बहुत संभलने की कोशिश की, लेकिन संजना गगन की बाहों में ही झूल गई। कुछ नहीं, कैसे तुम्हारा चक्कर आ गया? चलो कमरे में आराम से लेटो, चलकर बहुत ज़्यादा काम करती रहती हो। गगन ने उसकी बाह पकड़कर कहा। अरे नहीं गगन, अभी बहुत सारा काम बाकी है। अगर मम्मी जी को चाय नहीं मिलेगी तो वो अभी गुस्साने लगेगी, संजना घबराते हुए बोली। संजना, पहले चलो तुम लेटो, चलकर बन जाएगी अभी चाय। अभी गगन यह कह ही रहा था कि अंजना बेहोश हो गई। गगन किसी तरह उसके कमरे तक लेकर आया और आते ही घबराते हुए माँ कुसुम को आवाज़ लगाने लगा। और अभी तो राम भी घर पर ही थे। कुसुम से पहले राम उसके कमरे में पहुँच गए। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि गगन की आवाज़ की घबराहट से राम भी घबरा गए थे। ये देखिए ना पापा, पता नहीं संजना को क्या हुआ है, रसोई में चक्कर खाकर बेहोश हो गए। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। गगन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। अरे क्यों इतना चिल्ला रहे हो? ये सब बहुओं के चौंचले होते हैं और कुछ नहीं। काम ना करना पड़े, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, कुसुम अपने स्वभाव के अनुसार चिनचिनाते हुए बोली, क्योंकि इस समय तो उसको बहुत ही जोरों से चाय की तलब लग रही थी। उसको सिर्फ चाय से मतलब था, बहू की परेशानी से बिल्कुल भी नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो कुसुम? तुम्हारा दिमाग विभाग सही है या नहीं? बहू बेहोश हो गई और तुम चौचलेबाजी का नाम दे रही हो? कुछ तो शर्म करो। बुढ़ा गई हो, लेकिन पता नहीं तुमको कब अकल आएगी। राम एकदम से कुसुम के ऊपर चिल्लाकर बोले। तब तक गगन पड़ोस में रहने वाली डॉक्टर विवेक को बुला लाया था, जो कि एक तरह से उनके फैमिली डॉक्टर ही थे। आते ही डॉक्टर ने संजना का चेकअप शुरू कर दिया। देखिए, ये तो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर लग रही है और आंखों से भी ये लग रहा है कि ये काफ़ी हद तक एनीमिक भी है, डॉक्टर ने चिंतित स्वर में कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे घर में तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है और किसी प्रकार का कोई बंधन भी नहीं है।
राम भी डॉक्टर की बात सुनकर चिंतित हो गए। देखिए राम बाबू, बहू की हालत तो यही बयां कर रही है कि ये समय से बिल्कुल भी नहीं खाती पीती। मैंने बताया ना कि शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर लग रही है। मैं अभी एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, इसको थोड़ी देर आराम से सो लेने दीजिए, फिर शाम को आकर चेकअप करूँगा। इतना कहकर डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर चले गए और सब लोग कमरे के बाहर आ गए। लेकिन गगन वहीं संजना के पास कमरे में ही रुक गया। उसको तो संजना का इस तरह बेहोश होने से बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि बहू की ऐसी हालत कैसे हो गई। राम तो बहुत ही ज़्यादा चिंतित लग रहे थे। आखिर कहाँ कमी रह गई बहू की देखभाल में? वो तो उसको बिल्कुल अपने बच्चों के ही समान स्नेह देते और वो भी पापा जी कहकर आगे पीछे घूमती रहती है। लेकिन कुछ तो जरूर है जिससे वो अनवीक है। इधर कुसुम के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था और उसने फटाफट अपनी चाय बनाई और पीने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर बाद गगन कमरे से बाहर आकर बोला कि पापा, संजना के होश आ गया। राम तुरंत कमरे में पहुंच गए। राम को सामने देखकर संजना उठकर बैठने लगी। लेटी रहो बेटा। लेकिन बेटा, एक बात बताओ कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत हुई कैसे? घर में तो किसी प्रकार की कोई कमी खाने पीने की तो है ही नहीं। राम ने संजना से बड़े प्यार दुलार से पूछा। अरे काहे को आप उसके पीछे पड़े हैं? हो गया होगा अचानक कुछ, अब तो ठीक हो गई है ना? तब तक कुसुम भी पीछे से पहुंच गई थी। तुम चुप रहो, राम कुसुम को डांटते हुए बोले। बहू, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या तुम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती हो? क्यों इतना ज़्यादा एनीमिक हो गया? संजना ने डरते हुए कुसुम की तरफ देखा। बिल्कुल भी डरो मत बहू, साफ साफ बताओ कि क्या बात है। राम ने संजना को मानसिक सहानुभूति दिखाते हुए कहा। पापा जी, कभी कभी काम की इतनी अधिकता हो जाती है कि सुबह का नाश्ता तो छोड़ ही दीजिए, चाय तक का पीने का मौका नहीं मिल पाता और फिर दोपहर में भी सबके खाने के बाद ही खाने बैठती हूँ। तब तक भूख भी जैसे ख़त्म ही हो जाती है और कभी अकेले बैठकर खाया नहीं तो इसी वजह से और भी खाना के अच्छा नहीं लगता। संजना ये सब कहते हुए बहुत डर रही थी। और तुम क्या करती रहती हो दिन भर? और तुम्हारी वो लाडली जो अभी तक सो रही है, क्या वो भी बहू का काम में हाथ नहीं बता सकती? राम ने कुसुम की तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा। अब क्या मैं बहू के आने के बाद भी काम करूँगी? और नव्या क्या काम करेगी? यहाँ पर है तो आराम कर ही ले, ससुराल में जाकर तो उसको काम करना ही है। कुसुम सफाई देते हुए बोली। तो क्या तुम लोगों ने बहू को काम करने की मशीन समझ रखा है? और काम का तो छोड़ भी दो, तुम लोगों से तो ये भी नहीं होता कि बहू के खाने पीने का ही ख्याल रख लो कि उसने समय से कुछ खाया पिया भी है या नहीं। अपनी बिटिया के पीछे तो थाली लेकर दिन भर दौड़ती रहती हो। आज से ये सब मुझको बिल्कुल भी सुनने को ना मिले, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। समधी जी से कितने भरोसे के साथ कहा था कि बहू को अपनी बिटिया बनाकर रखूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ। राम बहुत ज़्यादा नाराज लग रहे थे। पापा, आप चिंता मत करिए, आज मैं संजना का ख्याल खुद रखूंगा। गलती मेरी ही थी जो मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज से मैं उसको अपने ही साथ ही बिठा कर खिलाऊंगा पिलाऊंगा। मुझको तो संजना की हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जीवन साथी बनाकर लाया तो जिम्मेदारी भी मेरी। गगन अब भी संजना के पास ही बैठा हुआ उसका सिर सहला रहा था। संजना तो अपने पति और ससुर का प्यार देखकर बिल्कुल अभिभूत ही हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती मुझसे बिल्कुल नहीं होगी। बहू, तुम भी मुझको माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम सभी लोग साथ ही बैठकर खाएंगे पिएंगे। कुसुम सचमुच शर्मिंदा हो गई और संजना का सिर सहलाते हुए बोली, क्योंकि गलती तो उसी की थी। मम्मी जी, गलती तो कहीं ना कहीं मेरी भी थी। मुझको खुद अपना ख्याल रखना चाहिए था। जानबूझकर ऐसी नादानी कर डाली मैंने। संजना ने कुसुम का हाथ पकड़कर कहा। अब चुपचाप थोड़ी देर लेटो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। चलो, अंत भला तो सब भला। बहू, तुम थोड़ी देर आराम करो, घर के काम पहले की तरह ही कुसुम संभालेगी। राम ने उठते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा जी।
थोड़े दिन आराम कर लो, फिर सास बहू दोनों मिलकर घर के काम निपटाएंगे। संजना लेटे लेटे ही सबकी फिक्र अपने प्रति देखकर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।